Good evening, everyone. Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, good evening. चलो कॉपी पेन लेके बैठो तो सब लोग कैमरा ऑन करो। कॉपी पेन लेके बैठिए और कैमरा ऑन करिए। ये दो काम करिए जल्दी। 2 मिनट रुक जाते हैं, सबको ज्वाइन करके देखते हैं। तब तक तुम लोग अपना प्रिपरेशन कर लो। किस चीज के लिए मैम? कॉपी पेन लेके बैठो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सीखने के लिए। मैट्रिक्स थोड़ा बहुत पढ़े हैं या फिर मैट्रिक्स का कोई भी टॉपिक टेस्ट नहीं किया है आप लोगों ने? ग्रामर रूल जैसे बोल रहे थे लास्ट क्लास में करने के लिए, तो ग्रामर रूल करने के लिए मैट्रिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा है या फिर वो भी मुझे बताना होगा? उसके मैट्रिक्स पढ़े हुए मैम। मैट्रिक्स पढ़े हुए हो? मेरे क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, मेरे क्वेश्चन से तो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। चलिए ठीक है जो है। कैमरा ऑन करो सब लोग, शक्ल दिखेगा मुझे तब तो कुछ बताएंगे, और कौन क्या सीख रहा है ये मुझे भी पता चले। महिमा, खुशी, मेघा, दिव्या, चलो क्या था लास्ट क्लास में डिस्कस हो रहे थे? ग्रामर रूल पढ़ने के लिए, ठीक है। ग्रामर रूल पढ़ने के लिए कोई तुम लोगों ने कहा था, जो जो आप लोग बोल रहे थे मुझे के हिसाब से बता रहे हैं, आपने मुझे बताया था कि एक लीनियर इक्वेशन आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। और दूसरा मैट्रिक्स का जो सेक्शन आप कर रहे हो ग्रामर रूल, तो एक चीज यहाँ पे देख लेना, लीनियर इक्वेशन जो होता है ना, कोई भी इक्वेशन हम उसको बताते हुए मैट्रिक्स का फॉर्म में आएंगे, ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग 10 लिखा हुआ है, और कुछ ऐसा भी दिया हुआ है, मान लो x प्लस 2y इज इक्वल टू 15, सपोज ऐसा कुछ वैल्यू है। इस तरह का जो भी इक्वेशन होता है, वो जो रिजल्ट देता है वो आपका इक्वेशन होता है लीनियर। लीनियर इक्वेशन का मतलब है जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। यहाँ पे सिंपली x का वैल्यू x इज इक्वल टू 3 भी एक लीनियर इक्वेशन होगा। और अगर इसको ग्राफिकली तुम देखो तो x एक्सिस पे x का वैल्यू 1 2 3 ऐसा कुछ रिप्लेस कर लोगे, ये 3 वैल्यू है, और 3 पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह आपका x और y का वैल्यू, x प्लस y का वैल्यू 10 दिया हुआ है, इस तरह से सिंप्लीफाई करोगे जो भी इक्वेशन दिया हुआ है x और y के टर्म में, यहाँ पे ये x का वैल्यू इज इक्वल टू 3 है, y इज इक्वल टू 5 कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो ये सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें सिर्फ x या फिर सिर्फ y होगा। अगर इसी x और y में कंबाइन कर दिया जाए, x और y का इंडिविजुअल ऐसे ऐसे इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। और अगर x प्लस वाई दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। इसी तरह से अगर x प्लस वाई प्लस z कर दिया जाए तो ये 3 वेरिएबल इक्वेशन हो जाएगा। इसका प्लस मान लो कुछ ऐसा 30 दे दिया, सो x प्लस वाई प्लस z अगर ये टर्म आ गया है तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। This one is linear equation of one variable, this one is linear equation of two variable, and this one is the linear equation of three variable. इसी तरह से जो लीनियर इक्वेशन होता है, इसी लीनियर इक्वेशन के कॉम्बिनेशन को एज अ सेट, पूरे कॉम्बिनेशन को जब मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया जाता है ना, जैसे ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड के x के कोएफिशिएंट को यहाँ, y को यहाँ और z को यहाँ इस तरह से अरेंज कर दिया जाता है।
इसी तरह मान लो 2x लिखा हो, 2y लिखा हो, 3z लिखा हो। इस तरह से जो वैल्यूज है जब इस तरह से हम अरेंज कर देते हैं तो यही लीनियर इक्वेशन जो है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मान लीजिए 6x आप लिख रहे हो, यहाँ पे 1 सपोज y हो गया और ये 2z हो गया, सपोज ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन। तो ये जो लीनियर इक्वेशन होता है उसी लीनियर इक्वेशन के सेट के अरेंजमेंट, एक कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है, उसी अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी मैट्रिक्स में वेरिएबल को रिमूव कर दो। जब वेरिएबल को रिमूव कर देते हो और आप ऐसे लिखने लगते हो कुछ 1, कोएफिशिएंट लिख रहे हैं, एक्स टर्म यहाँ से हटा दे रहे हैं, तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 हो गया, ये जो टर्म आया वो 2 हो गया, ये जो वैल्यू आ गई वो 6 हो गया। नेक्स्ट में 1 है कोएफिशिएंट, नेक्स्ट अगेन 2 है, ये 1 हो जाएगा, दिस वन इज 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 2। ये जो अरेंजमेंट हो गया इसी को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। और ऐसा मैट्रिक्स अगर आप पढ़े हुए हो तो यही सेट ऑफ अरेंजमेंट होता है जो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये देखा हुआ है ना मैट्रिक्स अगर किए हैं तो? यस मैम। यस मैम। यही आपका पूरा जो शुरुआत है, पूरा एक समझो इवोल्यूशन का पूरा कहानी है। एक्स सिंगल वेरिएबल, वाई वेरिएबल, ट्राई वेरिएबल और भी इससे ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, 4 5 जो भी होगा, उसी को जब आप अरेंजमेंट इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल 2 वेरिएबल सॉल्व करना आसान होता है, 3 वेरिएबल्स तक भी सॉल्व कर लेते हैं। जब उससे भी ज्यादा वेरिएबल्स आ जाता है ना तो हम लोग ऐसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तब उसी को हम सेट ऑफ अरेंजमेंट में ला देते हैं और वो अरेंजमेंट ही हमारा मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। जिस तरीके से भी सॉल्व करोगे अल्टीमेटली आंसर वही आएगा, लेकिन सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। अब यहाँ पे 2 चीज समझने वाली होती है। जब आप लीनियर इक्वेशन टर्म लिखते हैं और यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, ये जो वैल्यू है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिख दिया मैंने, x प्लस वाई टू वाई इज इक्वल टू 20 लिख दिया। अगर यही वैल्यूज नंबर ना होकर 0 लिख दिया जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है, तो उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। और अगर ये नॉन जीरो वैल्यूज होते हैं तो उसको नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से मैट्रिक्स बना है और मैट्रिक्स का जो भी सॉल्यूशन होगा वो रिजल्ट लीनियर इक्वेशन का ही होता है, क्योंकि इसी से ये कन्वर्ट होकर आया है, इससे ये कन्वर्ट होकर आया है। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो कहीं ना कहीं इसी का रिजल्ट देता है। तो अब इसके रिजल्ट पे इक्वेशन पे यहाँ पे देखो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस टर्म क्या आता है। अगर 2 वेरिएबल है और तो उसको आप जोड़ रहे हैं फिर कुछ टर्म ला रहे हैं, अल्टीमेटली 0 आ जाता है, देन दैट इज होमोजीनियस। और अगर ये नॉन जीरो आता है तो वो नॉन होमोजीनियस होता है, ये भी चीज याद रखना। साथ में एक टर्म आता है कंसिस्टेंसी और नॉन कंसिस्टेंसी। अब ये सारे वैल्यूज को ना जो भी टर्म में बता रही हूँ आपको, उसको 2-3 तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन किया जाता है, एक इन टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन डिफाइन किया जाता है। तो आपको दोनों चीज को समझना है, क्योंकि अगर मैट्रिक्स में अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे भी वर्क करता है, और अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई चीज पढ़ रहे हो तो मैट्रिक्स पे भी वर्क करेगा, दोनों ही चीज होता है। ठीक है, लेकिन कुछ टर्म्स होते हैं वो दोनों में कॉमन होते हैं, और कुछ टर्म्स होगा जो हो सकता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप लीनियरली सॉल्व कर रहे हैं तो वो उसके लिए वैलिड है, मैट्रिक्स के लिए वैलिड नहीं है। और मैट्रिक्स में कुछ चीजें होंगी जो डिफरेंट होंगी, जो नया टर्म इंप्लीमेंट होगा वो कहीं ना कहीं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ऐसे आपको नहीं मिलेगा। सो ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे जो तरीका है सॉल्व करने का मैट्रिक्स का, जैसे एक सिंपल टर्म हम बता रहे हैं, सिंपल कोरिलेशन, सिंपल वैल्यूज ले लो। सपोज x प्लस 2y लिखा है मैट्रिक्स के फॉर्म में, जब हम सॉल्व कर रहे हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू इक्वल टू 2 ले लो और एक वैल्यू ले लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू सपोज
3, ठीक है। ये एक इक्वेशन हम ले रहे हैं। इक्वेशन 2 ही वेरिएबल का ले रहे हैं, 3 वेरिएबल का लेंगे तो उसे ज्यादा टाइम लगेगा, समझने के लिए बस ले रहे हैं। जो वैल्यूज होगा फिर आगे आप लोग का क्वेश्चन जो होगा प्रीवियस वाला उसी को सॉल्व करके बता देंगे। तो ये एक इक्वेशन है, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है बिकॉज इक्वल टू साइन के इधर जीरो नहीं है, अगर जीरो होता तो होमोजीनियस होता, जीरो नहीं है नॉन होमोजीनियस। अब इस वैल्यू को आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। वैल्यू को आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, देखो इसमें वही चीज है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना होता है। तो एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए लीनियर इक्वेशन का तरीका है जो आप सिंप्लीफाई करके निकालते हैं, पता है लीनियर इक्वेशन वाला। एड ऑन वाले में हम कुछ बताए थे ऐसा इक्वेशन सॉल्व करना, और उससे पहले भी शायद आप लोग पढ़े हो। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका पता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ या ना बताओ। नहीं, श्रेयस, खुशी, अंकित, यस मैम। पता है? चलो अब उस तरीके से भी सॉल्व करोगे तो आंसर सेम आएगा, ऐसे भी सॉल्व करोगे तो सेम आएगा, लेकिन अब जिस मेथड को पढ़ रहे हैं हम लोगों को उस मेथड के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई किया जाता है तो x के कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाया जाता है। सो x के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाओगे तो x का कोएफिशिएंट फर्स्ट वाले में ये हॉरिजॉन्टल रो के फॉर्म में होता है, तो ये पूरा सेट आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लाइक ऐसे। तो यही चीज यहाँ पे लिखना है, x का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 हो जाएगा। अगेन x का कोएफिशिएंट 2 है और y का कोएफिशिएंट 3 है, इस 3 तरह है। से। और इसी तरह इसे ये जो बना है ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बना है, मान लो a इसको कंसीडर कर लो, a का नाम इसको a दे दो। सिमिलरली ये जो मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आया है उसको एक b कंसीडर कर लो, सपोज b इज दिस सेट। क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रेक कर करके अलग अलग पार्ट में लिख रहे हैं। सपोज दिस इज 2 एंड दिस इज 3। सो b मैट्रिक्स एक बनाया, मैंने क्या किया, इस पूरे एक सेट ऑफ मैट्रिक्स से हम 3 मैट्रिक्स जनरेट कर रहे हैं। एक x का वैल्यू ले रहे हैं जो कि x वो चीज है जो नोटेशन डाला है वेरिएबल, दैट इज x एंड y, ठीक है। e क्या है, इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का प्रोडक्ट वाला फॉर्म जो है उसको ले रहे हैं, और b जो है वो ये है, ठीक है। इस तरह से इसको ब्रेक करके लिखा जाता है। अब इसको ब्रेक करने के बाद आप लोगों को सॉल्व करना है, तो इसको मैंने कहा ना सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, जितना तरीका तुम सोच सकते हो ऑलमोस्ट 4-5 तरीका तो है ही जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में अगर एग्जाम में मेंशन नहीं किया जाता है कि आपको किस रूल से सॉल्व करना है तो आप जैसे चाहो ऐसे सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मेंशन किया रहता है तब आपको सॉल्व करने के लिए उसी पर्टिकुलर मेथड को सॉल्व करना है। जनरली जो इसको सॉल्व करने का तरीका है वो क्या होता है, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मान लो ये जो रिजल्ट है, ध्यान से देखना, आपके पास यहाँ क्या होता है, ये जो मल्टीप्लाइड है ये टर्म, ये पूरा सेट है, वापस से देखिए ये जो फंक्शन बना है वो क्या है, a और x मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है। मतलब a और x इसमें मल्टीप्लाइड होता है ये रिजल्ट, तब आपके पास क्या मिलता है, b, ठीक है। क्योंकि ए जो टर्म है ये इसका कोएफिशिएंट है और x और y है वो ये मैट्रिक्स है जो आप ब्रेक करके बनाए हो। इन दोनों को जब प्रोडक्ट करते हो, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है। इसी चीज को हम इतना लंबा चौड़ा ना लिखकर ax इज इक्वल टू b लिख रहे हैं। अब ax इज इक्वल टू b जो है वो रिजल्ट है, ये होता है, और ये है जो है उसको फ्रैगमेंटेड फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, उसी को बस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसी में a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, सपोज a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो a इनवर्स इंटू a डिवाइडेड बाय a इंटू x जो होगा दैट इज इक्वल टू a इनवर्स से आप इधर मल्टीप्लाई किए हो तो आप इधर भी करोगे, जैसे वही प्रिंसिपल है। अगर आप a ऐड कर रहे हो तो दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों साइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड करना पड़ेगा, इस तरह से करते हैं। और जब भी a और a इनवर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वैल्यू क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स पढ़े हुए हैं तो ये पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड i इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये रिजल्ट आता है a इनवर्स b। अब i इंटू x, i से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली वो x ही आएगा।
और x का जो रिजल्ट आया दैट इज व्हाट A इनवर्स B। और यही x जो मैट्रिक्स देगा, ये वाला जो रिजल्ट होगा, यही इस x का वैल्यू मिलेगा, जो एक्चुअल वैल्यू। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, इस वैल्यू को निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, तो x का दो वैल्यू, x और y का दो वैल्यू आपको मिल जाएगा, जो कि लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करते हो तब भी वही आएगा, इस मेथड से सॉल्व करते हो तब भी वही आएगा, और क्रैमर रूल से सॉल्व करते हो तब भी वही आएगा। तीनों में डिफरेंट आंसर नहीं आएगा, ये भी एक चीज नोटिस करके रखना। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? बताओ। मैम ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, उसके हाँ। बाद से नहीं समझ में आया। ये ए इनवर्स और ए, देखो ए इनवर्स जो होता है किसी भी टर्म, किसी भी मैट्रिक्स पे, ए यहाँ पे मैट्रिक्स है, अगर हम माइनस साइन देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ इस तरह समझो, 2 का पावर -1 है और 2 आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1 1। उसी तरह से अगर मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन किया जाता है, 2 का इनवर्स और 2 आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब ए मैट्रिक्स को अगर ए इनवर्स के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक आई आता है, और आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स तुम लोगों ने कहाँ पढ़े हैं, इसलिए हम ये बोल रहे हैं। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस तरह से जो वैल्यूज आता है, मतलब आई जो है सिर्फ इसका डायगोनल एलिमेंट जो होता है वो 1 होता है, बाकी के सारे जो वैल्यूज होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के वो 0 होते हैं। इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। तो जब आप ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा मैट्रिक्स बनेगा, और इस मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका वैल्यू अल्टीमेटली 1 आता है, मतलब उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट है x वही बच जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये लिखते हैं। मैट्रिक्स वाला पोर्शन पढ़े हैं या नहीं? रिवाइज कराते फिर से बताओ। तो हम शुरू से, अभी हम शुरू से ही बता रहे हैं, हम पूरा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम शुरुआत से ही कर रहे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं क्या है हम पूरा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। खुशी अनम्यूट करके बोलो, म्यूटेड है। नो मैम, रहने दीजिए। इसको अगर ए इनवर्स और ए को आपस में मल्टीप्लाई करोगी तो आइडेंटिटी वही 2 इनवर्स 2, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे नंबर्स पे होता है वैसे ही मैट्रिक्स पे ही ऑपरेट होता है। तो ए इनवर्स बी जो होता है ये रिजल्ट देता है एक्स का वैल्यू, लेकिन ये जो तरीका है ए इनवर्स बी निकालना, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए ए इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ता है और ए इनवर्स से बी को कैलकुलेट करना पड़ता है। ये एक्चुअल वे है पूरे के पूरे प्रोसेस को सॉल्व करने का, लेकिन यहाँ पे अगर आपको सिर्फ ग्रामर रूल पढ़ना है तो इसमें के लिए ये पूरा करने का जरूरत नहीं है, लेकिन इस पूरे को जानने का जरूरत है। मतलब आप ये जो ए ब्रेक कर रहे हैं ये आपको जानने की जरूरत है, ये बी जो है वो जानने की जरूरत है, ए बी और एक्स जो ये बना है वो जानने की जरूरत है। अब इसी के बेसिस पे आपको एक्स और वाई निकालना है, तो क्रैमर रूल से हम इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, करें शुरू, बोलो। यस मैम। ये पोर्शन हटा दें, यस मैम। बस इस तरह से ब्रेक करके लिखना सीख लेना किसी भी मैट्रिक्स को, जो तुम्हारे एग्जाम वाले क्वेश्चन में देखना है उसको भी ऐसे ही ब्रेक करके लिखना होगा, फिर सिंप्लीफाई करना होगा। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल वाला है। हाँ 3 वेरिएबल है तो वही एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक एक एक्स्ट्रा कॉलम इधर आ जाएगा और एक एक्स्ट्रा रो इधर आ जाएगा, बस यही होगा। ठीक है, हम 2 में बता देते हैं, फिर 3 में वो भी बता देंगे, चलो उसके लिए टेंशन नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसको डिटर्मिनेंट, इसको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दो टर्म यहाँ पे नोट करके रखना। एक नोटेशन जब हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं ना तो ये मैट्रिक्स होता है, और इसी को जब हम स्ट्रेट लाइन नोटेशन जो होता है अगर इस तरह से डाल देते हैं तो इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ठीक है,
ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन लिखा है, ये स्ट्रेट लाइन, तो वो डिटर्मिनेंट है, और इसी को इस तरह से ब्रैकेट जैसा बना दिए तो वो मैट्रिक्स है। अब देखो डिटर्मिनेंट वर्ड और मैट्रिक्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मैंने क्या कहा, ये सेट ऑफ अरेंजमेंट होता है। सेट ऑफ अरेंजमेंट मतलब इसको आपको पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन ये है, दूसरा लीनियर इक्वेशन ये है, और भी लीनियर इक्वेशन हो सकता है, उसको एक बॉक्स में अरेंज करके रख दिए, वो मैट्रिक्स है। अब उसी मैट्रिक्स का जब मैथमेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करने लगे आप, तो उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ये क्या है, सिर्फ अरेंजमेंट, सारा चेयर कुर्सी टेबल एक जगह, मान लो पूरा सिस्टम लैपटॉप सब एक जगह रखा हुआ है, दैट अरेंजमेंट इज मैट्रिक्स। और जब आप उसको ऑपरेट करना शुरू कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करना शुरू कर रहे हैं, मैथमेटिकल वैल्यूज निकाल रहे हैं, देन दैट इज डिटर्मिनेंट। सो अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो ए जो है, उस ए को आप ऐसे लिखेंगे, मॉड ए, ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट ए पढ़ते हैं। सो डिटर्मिनेंट ए जब आप कैलकुलेट करोगे तो इस वैल्यू का डिटर्मिनेंट निकालना होता है। डिटर्मिनेंट निकालने का जो तरीका है वो ये है, आपको क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को ये लेना है, इस वैल्यू को यहाँ पे रखो, ठीक है। इस वैल्यू को रखने के बाद इसका डायगोनल, ये जो है इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। क्या किया, मैंने फर्स्ट वैल्यू लिया, इसको ऐसे क्रॉस कट कर दे रहे हैं, ये वैल्यू जो आएगा वो मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। सो सिर्फ 3 आ रहा है यहाँ पे, माइनस साइन, इसके बाद इस टर्म को आप लो, इस टर्म को, जब इस टर्म को आप लोगे सेकंड वाला 2 को, तो इस 2 से क्या करने वाले हो, 2 के इस तरह से डायगोनल्स का जो भी स्ट्रेट लाइन है वो कैंसिल कर दो, बचा क्या, यहाँ वाला 2 बच गया, तो ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 आप मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 3, और 3 माइनस 4, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, वैल्यू -1। सो -1 जो है वो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं क्लियर है तो बताओ। मैम एक बार रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, क्या रिपीट करें बताओ जरा। क्रॉस इसको हर, यहाँ पे ये चीज थोड़ा आसान है, 2 क्रॉस 2 में 1 जो भी पहले एलिमेंट को लीजिए, पहले एलिमेंट को लेंगे तो एक चीज, अच्छा पहले एलिमेंट को जब लोगे तो ये यहाँ लिखना है 1, लिख दिया मैंने, इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड इधर आइए और इधर आ जाइए, डायगोनल स्ट्रेट टॉप में, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को कैंसिल कर दो, जो बच गया हुआ एलिमेंट से इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह दूसरा एलिमेंट लो, ये जब इसको आप लोगे तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो को कैंसिल कर दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, तो इसमें क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बच जाता है। तो 1 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2, सिंप्लीफाई कर दो इसको, 3 माइनस 4 करोगे, अल्टीमेटली वैल्यू आएगा -1। सचिन, ठीक है, इसी को डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्रैमर रूल जो है, क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए जब किसी क्वेश्चन को, किसी मैट्रिक्स को बोला जाता है, तो उसमें x का वैल्यू, किसी भी मैट्रिक्स को सॉल्व करने का मतलब है उसमें x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू, जो भी है, जितने भी वेरिएबल्स हैं उसका वैल्यू निकालना ही सॉल्व करना हुआ। x का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू निकालना, z का वैल्यू निकालना, बट यहाँ पे 2 ही वेरिएबल है तो आपको वैल्यू निकालना है x का और y का। z का वैल्यू निकालने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि z वेरिएबल इस इक्वेशन में है ही नहीं। तो अब आपको x और y का वैल्यू निकालना है, यही सॉल्यूशन होता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो अब इसको जब क्रैमर रूल से सॉल्व करते हो तो क्या आता है, x का जो वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला है, x का वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मॉड ऑफ, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ d लिखो, या फिर हम पूरा वर्ड लिख देते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ, पूरा dx डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, या फिर एक्चुअल डिटर्मिनेंट। इसी तरह y का वैल्यू जब निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट निकालना है विथ रिप्लेसिंग y एंड डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू होता है। ये तरीका है x और y को निकालने का।
लेकिन इसको निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, जो कि हम यहाँ निकाल चुके हैं, जो कि हमारा -1 आया है। ये नोट कर लेना, -1 जो वैल्यू आया है वो यहाँ आ जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा इसमें, और यही रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, x का वैल्यू निकालना और y का वैल्यू निकालना ही यहाँ पे इसको सॉल्व करना हुआ। तो अब y और x, ये जो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू दोनों में सेम है, ये हम कैलकुलेट करके -1 ला चुके हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, ये वैल्यू अगर निकाल लोगे, ये वैल्यू अगर निकाल लोगे तो x और y का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये ध्यान दीजिए। जब हम इस मैट्रिक्स को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, जहां x का वैल्यू है, x का वैल्यू कौन कौन सा है मुझे बता सकता है कोई? इस मैट्रिक्स में x का वैल्यू कौन सा है? 1 and 2। 1 एंड 2 को अगर हम 2 और 3 से रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर रहे हैं? इस रिजल्ट से। ध्यान देना, एक्चुअल जो इक्वेशन है वो ध्यान में रखना हमेशा। इस 2 और 3 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। रिप्लेस करके हम यहाँ लिख रहे हैं dx, डिटर्मिनेंट लिख देते हैं dx, दैट इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, इसको रिप्लेस करना है 2 और 3 से, 2 एंड 3, और बाकी जो 2 3 था वही रह जाएगा, 2 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 3 दिख रहा है, तो आपको पता चल जाएगा इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू ये कॉलम माइनस, यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैंसिल करो, अल्टीमेटली क्या बचेगा, 2 3 3 बचेगा, माइनस साइन, दूसरा कॉलम क्या है, -2 लेंगे यहाँ पे, और जब इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैंसिल करोगे तो 3 आएगा, तो दोनों में सेम नंबर आता है, तो अल्टीमेटली ये 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? देखो जरा ध्यान से, यस मैम। तो ये 0 आ जाएगा। अब 0 बाई -1, इसका x का वैल्यू जो हो जाएगा यहाँ पे लिख लोगे 0 बाई -1, सो 0 बाई -1 क्या होगा, अल्टीमेटली आंसर इज 0, क्योंकि 0 बाई समथिंग इज 0, सो द आंसर इज 0, x का वैल्यू 0 आ गया। इसी तरह y को जब हम इस 2 3 से रिप्लेस कर देंगे, तब जो आंसर आएगा वो हमें इसका रिजल्ट देगा, y का वैल्यू देगा। ठीक है, तो आप इसको करके देखो रिप्लेस, और 2 और 3 दोनों दिख रहा होगा सेम ही है यहाँ पे, तो जो आंसर एक्चुअल डिटर्मिनेंट का आया था वही यहाँ भी आएगा, क्योंकि देखो ये वाला सेट कंपेयर करो, 2 और 3 को 2 और 3 से रिप्लेस करोगे तो जो आंसर क्या आएगा, है जो है वही था, मतलब जो आएगा वही है ऑलरेडी, तो दैट इज -1 बाई -1, तो अल्टीमेटली द आंसर इज 1। सो x का वैल्यू 0 आएगा और y का वैल्यू 1 आएगा। ऐसे आप सिंपली भी इसको सॉल्व करके देखिएगा तो आंसर वही आएगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन होता है सॉल्व बाय दिस मेथड, सॉल्व बाय दैट मेथड, तो फिर आपको उसी मेथड को फॉलो करना। ठीक है, और मैट्रिक्स के तरीका से अगर सॉल्व करना था तो इसके पहले जो हम ए इनवर्स बी वाला कॉन्सेप्ट बता रहे थे उसके बेसिस पे सॉल्व करना होता है, बट अगर क्रैमर रूल है तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्चुअल मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट को x वाले सेट को b से रिप्लेस करना है तो dx निकलेगा, x वाले सेट को y से रिप्लेस करोगे तो dy निकलेगा, x वाले सेट को अगर z से रिप्लेस करोगे तो dz निकलेगा। इस तरह से x y z का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यही क्रैमर रूल का क्रैमर लॉ स्टैटिस्टिक्स में है, क्रैमर रूल है सर। ठीक है, अब इसी में आप लोगों का जो क्वेश्चन है हम एक वो करा देते हैं 3 वेरिएबल के लिए। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो जो दिक्कत हो रही है वो यहीं पे क्लियर कर लीजिए, तो आपका बाद में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन अभी शॉर्ट लेवल पे अगर सारा कुछ क्लियर होता जाता है ना तो आगे दिक्कत नहीं होगी। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ, सचिन तुम रिसर्च करके बताओ मुझे। खुशी तुम्हारा बन गया, दिक्कत नहीं है, स्टेप बस देख लीजिएगा, स्टेप एवरी स्टेप यू हैव टू फॉलो।
क्योंकि आप जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, you have to follow each and every step. कुछ टर्म्स स्किप किया जा सकता है, कुछ स्टेप स्किप किया जा सकता है अगर मैथमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वो तो, लेकिन करना चाहिए। अगर आप स्टेप वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं देन यू शुड फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप। ठीक है, अब बता दें आपके टॉपिक से आपका जो भी क्वेश्चन है उससे 3 वेरिएबल वाला, उसमें बस डिटर्मिनेंट निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बताओ इसमें कुछ नोट करना है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। नो मैम। नहीं, चलो एक क्वेश्चन बता देते हैं फिर उसका। चलो एक क्वेश्चन है x plus 2y, x plus 2y minus z is equal to 3, minus z is equal to 3. Again 3x plus y, 3x plus y plus z, and that is equal to 4. Again x minus y plus 2z is equal to 6. इस सुयश ने स्क्रीनशॉट भेजा था, किस साल का है मुझे नहीं पता, बट आया है क्वेश्चन। चलो देखो ये है, अब इसी को आपको वही चीज करना है जो हम लोग पहले कर रहे थे, सब कुछ वही करना है। तो आप स्टेप अगर फॉलो क्या क्या करेंगे, पहले तो आप ये पूरा लीनियर इक्वेशन लिखेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देन आप क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो स्टेप है उसके हिसाब से चलोगे तो पूरे को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। देन यू विल राइट A is equal to, ये पूरा सेट ऑफ मैट्रिक्स दैट इज 1 2 एंड -1, फिर से 3 है, 1 है और ये 1 हो जाएगा। अगेन 1 -1 एंड 2। ठीक है, ये पूरा A का मैट्रिक्स। इसी तरह x को रिप्लेस कर लो, ये भी कर ही लेना, जरूरत नहीं है उसकी, बट नोटेशन आपको जो जो वेरिएबल फाइंड करना है उसका एक लिस्ट होता है। सो दिस इज x y एंड z। अगेन आप b लिख लीजिए, b क्या है, b है 3 4 एंड 6, जिससे आपको सारा वैल्यूज को x y z को रिप्लेस करना होता है। तो ये भी एक जगह लिख के रख लोगे तो आपके लिए जरूरत अच्छा है। अब आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए मॉड ए इस तरह से लिखते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे जब 3 केस आ जाता है ना, तो अब देखो वही चीज करना है, पहले आपको 1 लिखना है। तो 1 यहाँ पे लिखिएगा। अगेन यहाँ पे पूरा सेट लिखना पड़ता है। देखो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जब आप कैंसिल करोगे तो आपके पास ये पूरा 4 वैल्यू मिल रहा है, तो वो चारों वैल्यू यहाँ पे लिख लेना। स्टेप फॉलो करना है तो पूरा ही लिखना, ठीक है। -1 2 ये पूरा लिखोगे आप। इसके बाद एक चीज और हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, इस मैट्रिक्स को जब भी आप सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो फर्स्ट कॉलम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेक्स्ट नेगेटिव होता है और थर्ड इज अगेन पॉजिटिव। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म के साथ पॉजिटिव साइन होगा यहाँ पे। जब सेकंड कॉलम आप कभी भी लिखोगे तो वहां पे माइनस लिखोगे। अब माइनस के बाद क्या लिखना है, इरेजर से हम यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट हटा रहे हैं क्योंकि सेकंड पोर्शन आपको सॉल्व करना है। सेकंड नंबर जब आप यहाँ 2 लिखोगे -2, क्योंकि अब आप इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यूज लेने वाले हो, मतलब ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू कैंसिल होगा, क्या क्या बचेगा 3 और 3 1 1 2 1 एंड 1 2 ये बचेगा। अगेन फिर इसी को बंद कर दो, ये डिटर्मिनेंट वाला साइन। अगेन यहाँ पे अब प्लस साइन हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, अगेन प्लस, सो प्लस साइन। अब इसके बाद वैल्यूज ले आओ, क्या है, इरेज कर देते हैं हम, फिर से शुरू में बताने के लिए कर रहे थे। अब यहाँ पे वैल्यूज आ जाओ, ये -1 है, तो आपने इधर तो साइन प्लस दिया है, बट अगेन यहाँ पे -1 है तो आपको -1 लिखना पड़ेगा। और ये मॉड में आ जाएगा, इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैंसिल करो तो बचेगा क्या आपके पास 3
1 1 1 minus 1 एंड माइनस 1, ठीक है, ये वैल्यूज आ गए। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर वही चीज है, फिर से वापस से वही सारा टर्म आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो वही आएगा। अब क्या करना है, फिर से इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 में डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, उसको इससे घटा दो, तो 2 माइनस माइनस 1 मतलब 2 प्लस 1 होगा। देखो तो जरा जो हम लिख रहे हैं सही है, आप चेक करके बताओ। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 2 इंटू 1 2, माइनस साइन होता है यहाँ पे हमेशा, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस 1 हो plus जाएगा। yes ma'am माइनस 2 अगेन यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस पे आने की जरूरत नहीं है, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 3 इंटू माइनस 1, तो दिस इज माइनस 3 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब ये चीज क्या हो गया, दिस वन इज 3 माइनस 6 में से 2 घटाओ 4, 4 इंटू 2 8, तो माइनस 8। अगेन इधर आ जाइए, माइनस 3 इंटू माइनस 3 माइनस 4, और माइनस 4 में माइनस है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस। यहाँ पे देखो ये दोनों माइनस माइनस, मैम वहाँ पे गलत है, -2 और जो ब्रैकेट में 6 -1 होगा। 6 माइनस 1 होगा। अच्छा फिर एक मिनट, हाँ यस मैम ये 6 माइनस 1 होगा, 3 2 6 और माइनस 1, ओके। 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, और 5 से अगर ये आप 2 वाला घटाते हैं तो -2 इंटू 5, तो 5 2 जा 10, -10 हो जाएगा, ठीक है। 6 माइनस 1 5, 5 इंटू 2 10, -10, और यहाँ पे माइनस माइनस 4 हो जाएगा, और -4 इंटू -1 तो +4, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगा वो आपका हो जाएगा -2 -3 मैम। माइनस -3 होगा। माइनस, चलो सब एक्टिव है, चलो -3 हो गया। अब -3 डिटर्मिनेंट आ गया, मतलब ये जो भी वैल्यू, हाँ एक चीज और नोट करिएगा, कभी भी ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो ये जो तरीका है, ये सॉल्यूशन करने का जो भी तरीका है वो फेल कर जाएगा, ठीक है। तो वैसे अगर ग्रामर रूल दिया रहेगा तो आपको हो सकता है ये डिटर्मिनेंट 0 आए ही ना, क्वेश्चन में ही जो भी सॉल्यूशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर ये 0 आ जाता है तो ये जो भी रूल है वो हेल्प नहीं करने वाला है हमें एक्स वाई जेड के वैल्यूज को कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमें मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a मिल गया। अब इसी मैट्रिक्स में x के वैल्यू को रिप्लेस कर लो इससे, मतलब x का वैल्यू अगर रिप्लेस करेंगे, जो 1 3 1 है उसको 3 4 6 से रिप्लेस करिए, फिर आप डिटर्मिनेंट निकालिए a का, तब जो रिजल्ट आ जाएगा वो dx होगा। ये कैलकुलेट करके देख सकते हो तुम लोग, हम करके बताएं। मैम बता दीजिए, समझ में नहीं आया। ये जो बना है अभी, ये बना कि नहीं, ये तो बना लिया है, जो अभी आप बोल रहे हैं ना कि हम एक जो बोल एक रहे हैं करके देखो ना, तब ना समझ में आएगा। वो समझने वाला नहीं है, वो करने वाला काम है। क्या करना है, ये जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू क्या होता है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे x y z ऐसे लिखा होता है, x y z ऐसे लिखा होता है, x y z ऐसे लिखा होता है। तो जो भी x का वैल्यू होता है ना, ये पूरे कॉलम में होता है। x का वैल्यू का मतलब हुआ ये पूरा x, ये फर्स्ट कॉलम। y का वैल्यू का मतलब हो गया ये पूरा दूसरा वाला कॉलम। z का वैल्यू का मतलब हो गया पूरा का पूरा थर्ड कॉलम। अब आपको क्या करना है सचिन, ये जो फर्स्ट कॉलम है, इस कॉलम को रिप्लेस कर देना है इस कॉलम से, ठीक है। उसके बाद सेम प्रोसेस से जो ये फॉलो किया गया है, ये इतना वही फॉलो करते हुए जो डिटर्मिनेंट निकालना है, जिसका नोटेशन आप ये डाल दीजिएगा, ठीक है।
ओके मैम। बस इतना करना है, करके देखो इसको, जो भी प्रॉब्लम होगा हम यही है अभी। मैम नहीं है। मैम dx का -3 आ रहा है। हाँ खुशी बोलो। मैम dx का वैल्यू -3 आ रहा है। -3 आ रहा है तो ठीक है, -3 डिवाइडेड बाई -3 दैट इज 1, मतलब 1 आएगा x का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू 1 हो जाएगा। एक मिनट हम चेक भी कर लेते हैं, मुझे देखना पड़ेगा क्योंकि ये आंसर तो मैंने सॉल्व करके तो रखा नहीं है। दिस इज 3 4 6। श्रेयस तुम्हारा सॉल्व हुआ? No, ma'am. क्या कर रहे हो, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है बताओ। मैम मेरा 9 आ रहा है। 9 कैसे है? 9 आएगा तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा इन दैट केस। चलो देखते हैं, ये नोट कर लिए, इसको हम इरेज कर दें। यस मैम। इधर का पोर्शन इरेज करते हैं तभी कर सकते हैं, और तो ऑप्शन नहीं है मेरे पास। चलो ठीक है, एक मिनट, इक्वेशन तो लिखना पड़ेगा। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। चलो ये पोर्शन हटा देते हैं, ये सारा जो भी है डिटर्मिनेंट वाला हटा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो है, सचिन कुछ कुछ गड़बड़ करता रहता है, पता नहीं स्लो इतना करते हो या कि तुम कुछ मिस ही कर देते हो हर बार। अक्सर मैम माइनस प्लस मिस कर जाते हैं। हाँ वही करते हो, मुझे भी लगता है। dx लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू, आप इस वैल्यू को फिक्स कर रहे हैं, दैट इज दिस 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल गया, तो बचा आपके पास 2। हम यहाँ पे शॉर्टकट थोड़ा अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज 2 और माइनस -1 हो जाएगा, तो दिस इज +1 हो जाएगा। आया है इतना, देख लो अपना, चेक कर लो। यस मैम। -2, अब इसमें आप जब इसको पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल गया, तो बचा क्या 4 6 इधर, और 4 6 और 1 2, तो 4 2 जा 8, 8 -6, 6। so this is 8 -6। अगेन प्लस साइन आ जाता है, तो प्लस जब करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी -1 है, तो ये तो वही रहेगा। साथ में आपके पास क्या टर्म है, ये कैंसिल हो चुका है, तो अल्टीमेटली आपके पास बचेगा, दिस इज -1 ना, -1, सो 4 यस into मैम। -1 -4 -6, यहाँ होता है -4 और -6।
सो -4 -6 आपस में ऐड हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और -10 इंटू -1 दैट इज 10, दिस इज +10, और यहाँ पे अगर घटाओगे तो 2 हो जाएगा, और 2 2 4 हो 15 आ जाएगा। रहा है मैम। 15 आया था, नहीं अब आ रहा है 15, हम यहाँ 3 छोड़ दिए हुए थे। अच्छा छोड़ दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, माइनस हो जाएगा -4, और यहाँ पे 3, और 3 इंटू 3 9। मैम 3 के आगे तो माइनस है ना? हाँ 3 के आगे माइनस है, कहाँ माइनस है बताओ मुझे। नहीं नहीं बस मैम, माइनस नहीं होगा। 3 होगा ना, 3 3 जा 9, ये 3 है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। सो 3 3 जा 9 -4, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 19 -4 दैट इज इक्वल टू 15। तो dx तो 15 आया है। सो अगर a का वैल्यू, अगर आपको x तो का वैल्यू, 5 आएगा मैम आंसर। हाँ x इज इक्वल टू dx माइनस डिवाइडेड बाय, वही a लिखो जो लिखो, नोटेशन डाल दो, अल्टीमेटली d डाल दो, डिटरमिनेंट लिखते हैं तो d डाल देते हैं, तो अल्टीमेटली दिस इज 5, माइनस आ जाएगा, माइनस होगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव आ रहा है। सो दिस इज 15 डिवाइडेड बाय -3 है, -5। तो वो -3 आ रहा है, तो ये जब आप सब डिवाइड करेंगे दैट इज -5, तो x का वैल्यू -5 आएगा। अब इसी को, इस कॉलम को की जगह आप इस कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए इस b से, तो dy निकलेगा। इसी तरह z वाले को इससे रिप्लेस कर दीजिए तो ये आएगा। इसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस है, जो प्रोसीजर को फॉलो करते जाओ आंसर आ जाएगा, बट उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कहीं भी कुछ माइनस प्लस में मिस्टेक मत करना, सिर्फ इतना ही है। जो आप लिमिट और कंटिन्यूटी टर्म में पढ़ रहे थे उसमें बहुत कुछ ध्यान देना होता है, इसमें कुछ वैसा नहीं है रॉकेट साइंस जो कि बहुत मुश्किल है, सिंपल सा प्रोसीजर है, जोड़ घटाव गुणा भाग पे बेस्ड है, बस इतना ही है, और उसको आप बस ध्यान से फॉलो करोगे, फिक्स मार्क्स है, आराम से आ जाएगा इतना नंबर। इसमें नंबर कटने का जो स्कोप होता है ना वो बहुत कम होता है, ठीक है, समझ गए? बताओ, इसी तरह y निकालो, z रिप्लेस करो, आंसर आ जाएगा। मैम वो तो बन जाएगा, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ था उस सेट में, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसमें कि y इज इक्वल टू, वो 4 कॉलम वाला उसका रैंक निकालने के लिए बोल रहा है मैम, तो हम लोग 3 कॉलम वाला तक ही सीखे थे। तो 4 कॉलम का रैंक निकालना सीखे थे? यस मैम। रैंक निकालना सीखे थे तो 4 कॉलम में निकालना देखो उतना मुश्किल नहीं है, कुछ कॉलम अगर कैंसिल हो जाता है ना, तो रैंक निकालने का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, जो हाईएस्ट ऑर्डर, जो हाईएस्ट जिस ऑर्डर का डिटरमिनेंट मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकता है, कोई एक भी, वन एटलीस्ट, वो आपका आंसर हो जाता है। हाईएस्ट ऑर्डर नॉन जीरो डिटरमिनेंट होता है, वही रैंक डिफाइन करता है, शायद आप डेफिनेशन में पढ़े होंगे। तो अगर 4x4 में होता है तो जनरली जो होगा ना, क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है, उस 4 कॉलम 4 को भी, अगर पहले मुझे बताओ किस मेथड से निकालना सीखे थे, ये बताओ पहले, रैंक निकालना कैसे सीखे थे ये बताओ, उससे पता चल जाएगा कि आप 4 कॉलम 4 वाला कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। किस मेथड से बनाए थे? मैम नहीं बनाए थे, बनाए ही नहीं थे, रैंक नहीं पढ़ाई हुआ था, खुशी बोल रही है कि वो हम पढ़े थे डिटर्मिनेंट से रैंक पढ़ाई हुआ था, वो डिटर्मिनेंट पढ़ाई हुआ था, डिटरमिनेंट रैंक पढ़ाई, नहीं। रैंक नहीं पढ़े थे, रैंक, नो मैम। अच्छा ये ग्रामर वाला बताओ, रैंक हम नेक्स्ट डे बता देंगे, चलो इतना टेंशन नहीं, ये बन जाएगा ना। अब इसमें श्रेयस, इसमें कोई दिक्कत, तुम आदर्श थे या नहीं, अभी ज्वाइन किए हो दोबारा तुम ना, एक बार और ज्वाइन मैम किया, नेटवर्क कनेक्शन हो गया था। ठीक है, ये वाला मेथड समझे या नहीं, ग्रामर वाला? यस मैम। श्रेयस तुम्हारा हुआ, हो गया, बस फॉर्मेलिटी वाला हो गया या हो गया? मैम समझ गया। समझ गए तो बना के इसको देखना, जो भी जितना भी क्वेश्चन है ना, सबका ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हो एक्स्ट्रा, जो भी आ रहा है, नॉर्मल फॉर्म से भी निकाल के देखो, इससे भी निकाल के देखो, आंसर सेम आएगा। और अगर ग्रामर रूल ही पूछता है तो इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल रूल नहीं है, आसान सा है।
एलिमिनेशन वगैरह जो होता है ना, वो सब में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इसमें तो बस डिटर्मिनेंट निकालना है, और डिटर्मिनेंट निकालना तो उतना मुश्किल नहीं है, तो बचपन से सीखते हैं कहीं ना कहीं। मैम एक लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन ही, 3 को दिया हुआ है, और उसमें पूछ रहा है सर आर इनकंसिस्टेंट so that the equations are inconsistent। हाँ, तो अभी जस्ट हम एक टर्म यूज कर रहे थे शुरू में, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी वाला कॉन्सेप्ट बोल रहे थे ना यस शुरुआत में। तो कंसिस्टेंट देखो, एक होमोजेनियस, पहले होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस क्या है ये देख लो। अभी जस्ट हम जो शुरू में बता रहे थे आप लोगों को, क्या था, a इंटू ए इनवर्स जो कर रहे थे, जहां पे मैंने बताया था x का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू a इनवर्स, ठीक है, a इनवर्स b, ठीक है, ये बताए थे ना, a इनवर्स b। और a इनवर्स b का में जो होता है, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है, कभी भी आपको a इनवर्स निकालना, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a, से लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, और दिस इनटू b ये लिखा जाता है, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0 होता है, जब जो कि अभी हम थोड़ा पहले डिस्कस भी कर रहे थे ये वाला पॉइंट, अगर ये वैल्यू 0 होता है तो जो इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट मींस उसका वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, ठीक है। अगर ये वैल्यू मॉडुलस वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो जो भी रिजल्ट होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। इसको नोट करके कहीं लिख भी लो। अगर ax इज इक्वल टू b है, एक मिनट तो हम फिर से लिख देते हैं, पूरा टर्म लिख देते हैं। अभी जस्ट जो हम पूरा सिस्टम बता रहे थे उसको ax इंटू बी, ax इज इक्वल टू b कैसे लिखे थे ये पता है, समझ आया? बताओ ये समझ आया, ax इज इक्वल टू b लिखे थे। यस मैम, उसका Yes, ये ma'am. उसका रिजल्ट। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था, x जो वेरिएबल है उसका लिस्ट है, और b जो भी रिजल्टेंट है वो। तो अगर ax इज इक्वल टू b है, ये पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ रहा है, और अगर इसमें मॉड ऑफ a जो होता है, जो अभी सॉरी मॉड ऑफ a नहीं, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है अगर ये 0 आ जाता है, ठीक है, या फिर ये 0 नहीं आता है, इसी के बेसिस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। अब सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है कि वैल्यूज क्या होगा। अगर ये 0 नहीं आता है, ठीक है, अगर ये 0 नहीं आता है तो इसका मतलब है x का वैल्यू जो होगा, इसको नोट कर लीजिए, एक जगह सिंप्लीफाइड फॉर्म में पता नहीं मिलेगा ना, a इनवर्स b ये जो होता है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, जस्ट अभी हम लिखे थे adjoint of a divided by mod of a, बार-बार हम mod बोल देना है, that is determinant of a, mod वैल्यू उन लोगों को बताते बताते mod हो गया। So this into b ये टर्म आएगा, या फिर इसको ऐसे लिखो या फिर इस तरह से लिखो। अब अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखिएगा, इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन की हम बात करते हैं जब भी ये सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, ठीक है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो फर्स्ट 2x2 वाला सॉल्व किए थे, तो उसमें हमें x और y का वैल्यू मिला था, मॉड ये जो सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ a था वो 0 नहीं आया था, मतलब सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये नोट करके रखो, यूनिक सॉल्यूशन। अगर मॉड a, लोग माइंड मत करना, मॉड ए हम बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इन दैट केस दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन होगा, कभी भी यही होगा। और इसी केस में मैंने जो एक बात कही थी कि आप किसी भी तरीके से सॉल्व करें x का वैल्यू सेम आएगा, वो सेम तभी आता है जब
एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल है तो उस केस में हम सॉल्यूशन उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। अब दूसरे केस में क्या होता है, ये एक केस 1 डाल दीजिएगा, दिस वन इज केस 1, ठीक है। दूसरा केस क्या होता है, आपका जो ये डिटर्मिनेंट है हो सकता है वो 0 आ जाए। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो आपको दो चीज नोटिस करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट 0 आता है मतलब समझो ये वैल्यू को फिर से ऑब्जर्व करो, आप फिर से लिखने के बाद देखो इस चीज को समझो, दूसरे वाला पॉइंट को जो नोट करना था कर लिए, तो आप इस चीज को पहले समझो क्या है। सेकेंड पॉइंट में हम बता रहे हैं x का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आने का मतलब है ये जो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू है वो 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है मतलब कुछ वैल्यू ऐसा हो सकता है ये वैल्यू 0 आ रहा है और ये पूरा 0 आ जाए, ये भी हो सकता है, दोनों ही 0 आ जाए, या फिर हो सकता है ये नॉन 0 हो ये 0 हो, दो केस हो सकता है, ठीक है। सो अगर ये 0 हो जाए और x का वैल्यू जो है, जो कि x नहीं एडजॉइंट करें, इसको भी नोट करके लिख लो। इसमें दो केस बनेगा। पहला केस हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, अगर ये नॉन 0 हो जाए, मतलब ये 0 हो जाए और ये नॉन 0 हो जाए, तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, तो यही आपको शो करना पड़ेगा वहां पे, जो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रही हूँ उसमें। तो कंडीशन याद होना चाहिए, यहाँ पे लिख लेना पूरा इनकंसिस्टेंट है ये, ठीक है, दिस इज इनकंसिस्टेंट। अब इसी में दूसरा केस है, ये 0 है और दूसरा जो है जॉइंट ए भी है, एडजॉइंट ए भी, ये सब पढ़े ही हुए बोल रहे हो तुम लोग। सो अगर ये भी 0 आ जाता है तो यहाँ पे दो केस है। सिस्टम जो है कंसिस्टेंट भी हो सकता है, ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों केस को सेटिस्फाई करता है, ये ध्यान देना है यहाँ पे आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि whether that system is consistent or inconsistent। यहाँ पे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी दोनों हो सकता है, इसके लिए आपको फर्दर और चेक करना पड़ेगा। बट अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो आपको ये शो करना पड़ेगा। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसके बेसिस पे भी बताया जा सकता है। जैसे अभी ग्रामर रूल से जो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है, सारा वैल्यू सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट आ जा रहा है, आप लास्ट में कमेंट में लिख सकते हैं कि सिस्टम इज ऑलवेज दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन है वो एक्स वाई जेड का वैल्यू लिख दोगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अगर इन कंसिस्टेंट नहीं है ये सिस्टम में, इसमें डाल देना दिस इज इनकंसिस्टेंट, ये जो है इनकंसिस्टेंट वाला कंडीशन है, और इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों होता है, ठीक है। तो पहले तो कंसिस्टेंसी वाला केस यही पता चल जाएगा, फर्स्ट ही केस में पता चल जाएगा, इसमें आपको फिर से फर्दर चेक करना पड़ेगा, तो ये चीज ध्यान रखना। इनकंसिस्टेंट शो करना है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा ये जो न्यूमरेटर वाला टर्म है दिस इज नॉट 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 बट दिस टर्म इज 0, ठीक है। और ये होता क्या है, अगर ये नॉट 0 है तो मतलब देयर इज सम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0, और कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, अगर फाइनाइट टर्म आ जा रहा है तो वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। समझ गए इस बात को, या फिर अभी भी कोई पॉइंट है जो लग रहा है मुश्किल है, बताओ जरा जल्दी मुझे। म्यूट करके क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैम ये सेकंड वाला नहीं समझ में आया। सेकंड वाला नहीं समझ में आया, सेकंड Yes, वाला छोड़ दो। इस क्या ये दूसरा क्या समझ में नहीं आया कि ये वाला क्या समझ में नहीं आया? वहां पे तो समझ में आ गया है, लेकिन नीचे जो लिखे है ना सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और उसके नीचे जो वाई ए बी वो नहीं समझ में आया। ये छोड़ दो, सिस्टम इज ये वाला जो टर्म है ना, ये बाई तो हम कुछ नहीं लिखे थे, हम अंडरलाइन कर रहे थे। ये छोड़ो, ये पोर्शन हटाओ तुम। सिस्टम
इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट वर्ड डाल दीजिएगा। दिस इज इनकंसिस्टेंट, दिस इज कंसिस्टेंट, दिस इज इनकंसिस्टेंट। देखो यहाँ पे जस्ट हम बता रहे थे कि ये नॉन जीरो बाई जीरो है। कांस्टेंट बाई जीरो क्या होता है? इंफिनिटी वर्ड होता है। और इंफिनिटी, अब इंफिनिटी कोई बोलेगा कि मेरा घर इंफिनिटी पॉइंट पे है, चलो ढूंढो, पता चला पूरी जिंदगी तुम ढूंढते रह गए, उसका घर नहीं मिलेगा। वही चीज है इनकंसिस्टेंट, मतलब आप उसको नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर कुछ कांस्टेंट के डिवीजन में जीरो आ जाता है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है। अगर यही चीज ये नॉन जीरो, आप ये चीज पढ़े होंगे ना पी बाई क्यू फॉर्म में, फ्रैक्शनल नंबर में ही पढ़े होंगे कि इसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नहीं होना अगर चाहिए। जीरो हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो वो इनकंसिस्टेंट है। अगर डिफाइंड है तो फिर कंसिस्टेंट है। तो इसके हिसाब से इसको रख लो दिमाग में फिलहाल। और जो भी प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उसको बना के देखो, ठीक है? बनाओगे तभी पता चलेगा ये। ठीक है, जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में फिर हम बता देंगे। अभी फिर मेरी दूसरी क्लास है, आप लोग इस पे प्रैक्टिस करना। जो 3 वेरिएबल वाला है इसका भी आंसर मुझे बताना। और एक और क्वेश्चन बोल रहे थे ना है इससे, और भी सारे सेट में आई थिंक दिया हुआ था, सब में ही दिया हुआ है ना, तो सब बाकी में भी प्रैक्टिस करके देखो। और जो भी जिसका सॉल्यूशन सब लोग आपस में बना के चेक करना है, दूसरे का चेक करना, कंपेयर कर लेना किसका क्या आंसर है, उससे पता चल जाएगा किसका कितना गलत आया है। ठीक है, अपने आप में चेक कर लेना, उसके बाद मुझे बताना, फिर हम वो होगा तो बता देंगे अगर सबका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा हो तो। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके देन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना चाहोगे बता दो। इसी का कुछ क्वेश्चन बता देंगे या फिर कुछ और करना है? लीनियर इक्वेशन और इसी से कुछ बता देंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी में थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना, तो इसको लीनियर इक्वेशन से रिलेट करके हम बताते चले जाएंगे, ठीक है? और मैम उसका रैंक मैट्रिक्स का। और रैंक का भी, ठीक है? रैंक अभी बोल रही थी, बताए पढ़े हुए हैं? नहीं पढ़े हो? ठीक है, रैंक भी बता दूंगी, चलो। ओके देन, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।